मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री की। मिडाइवल हमारा हो चुका था, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह हमारे यहाँ पर इंडिया हिंदुस्तान में यूरोपियन शक्तियाँ आई थी, जिनमें आपके अंग्रेज भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे। किस तरह अंग्रेज़ों का यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंस रहा था, जिसको आप सुनते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, EIC के। अब अंग्रेज़ों के हमारे यहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। इस वजह से कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कांग्रेस का कौन कौन चेयरमैन रहा वो हमें याद होना चाहिए। जो जो इम्पोर्टेंट हैं सारे याद नहीं करने हैं। जैसे आपको बताया था मैंने कि 1907 में कांग्रेस पहली बार दो भागों में डिवाइड हुई थी, नरम दल और गरम दल, जिसमें आपने नाम सुना हुआ होता है लाल बाल पाल का। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और उसके पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर न्यू हो या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट ना करें। जो सबसे पहली वीडियो डली हुई है नंबर 1 की मिडाइवल की, मध्यकालीन की, वहाँ से आप शुरू कीजिए। इससे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई जाएंगी, वरना इतना मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में और चीज़ों को समझने में। ठीक है, पहले ही बताया था इन्हीं वीडियोज़ से को बहुत शॉर्ट में दिया गया है। यहीं से आपका 80 टू 85% आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका एग्ज़ाम SSC का हो, रेलवेज का हो, या जहाँ जहाँ भी हिस्ट्री आती है यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। भले ही आप अपने जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको लगाओगे तभी आपको पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम ख़राब किए हुए। आज हमें देखना है गांधी युग, गांधीयन एरा। ठीक है, जन्म कब हुआ था, कब मौत हुई थी, कौन फादर था, कौन मदर था, कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया था, जेल कब गए थे, सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। माँ का नाम है पुतलीबाई, पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर को इसलिए विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, नॉन वायलेंस डे, UNO की ओर से। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। ठीक है, 2 अक्टूबर पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में UNO के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संघ UNO के द्वारा इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस आपको फिर देखना है कि जो गांधी जी हैं उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, लॉ किया था। ठीक है, उसके लिए 1889 में, आपको जो ईयर है वो याद नहीं करना है, इंग्लैंड गए थे तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कानून की लॉ की। ठीक है, और फिर 2 साल बाद वापस आ गए थे और इन्होंने फिर मुंबई में ही लॉ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। तभी गांधी जी के दोस्त हुआ करते थे, नाम था उनका दादा अब्दुल्ला। नाम याद रहना चाहिए, दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीका में बुलाया था कि आप अफ्रीका आइए। गांधी चले गए अफ्रीका। क्यों बुलाया था? क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका में श्वेत, जैसे जैसे काला जो गोरा है, काला और गोरा होता है, श्वेत और अश्वेत की बड़ी समस्या थी, काफ़ी भेदभाव हो रहा था। ठीक है, फिर गांधी जी ने इसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया था। ठीक है, और वो पहली बार दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे। अगर क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी पहली बार जेल कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। किसके कहने पर दक्षिण अफ्रीका गए थे? अपने दोस्त दादा अब्दुल्ला के कहने पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। ठीक है, वो आए थे 1915 में, या फिर 8 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। और इन्होंने 1916 में गुजरात में अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। पूछ सकते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी, और सभी को पता भी होता है ये याद होना चाहिए। पर दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस कब आए थे? वो आए थे 1915 में। ठीक है, जो आप मनाते हो ना, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, वही होता है। वो इसलिए मनाया जाता है, गांधी जी हिंदुस्तान आए थे, भारत आए थे। ये आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा। होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, इसमें 1916 में हुआ था, और यह आंदोलन भारत में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था स्वशासन, मतलब अब हम खुद यहाँ पर रूल करेंगे, सेल्फ रूल होगा। हम किसी और की जो रूल हैं उनको नहीं मानेंगे, कोई और हमारे ऊपर शासन नहीं करेगा, हमारा खुद का शासन रहेगा। याद रहना चाहिए, होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। और इसी आंदोलन से फिर बाद में जुड़ गए थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो एक तो था एनी बेसेंट ने शुरू किया था, बाद में बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने भी अपना होम रूल आंदोलन है उसमें भाग लिया था। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जो इनका होम रूल आंदोलन था, स्वशासन था, आंदोलन था, उसके बारे में कौन कौन सी बातें थी?
सबसे पहली बात, ये कहाँ से शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था महाराष्ट्र के पुणे से, ठीक है। 1916 में शुरू हुआ है, ठीक है। और ये एरिया आप याद मत करना, आपको याद होगा भी नहीं। कर्नाटक, बरार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, बम्बई को छोड़कर। ये याद कर लेना कि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन के समय कौन से 2 न्यूज़पेपर इशू किए गए थे और किस भाषा में थे, याद होना चाहिए। एक मराठा था, एक था केसरी। मराठा था वो था इंग्लिश में, और केसरी था मराठी में, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बताया था मैंने आपको, एक एनी बेसेंट का था होम रूल आंदोलन, और एक था बाल गंगाधर तिलक का। तिलक का हम पढ़ चुके हैं। एनी बेसेंट के बारे में देख लेते हैं। एनी बेसेंट बेसिकली हमारे यहाँ की नहीं थी, वो थी आयरलैंड की रहने वाली, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आयरलैंड की रहने वाली कौन अपने यहाँ पर एक तरह से महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। नाम जाएगा एनी बेसेंट का, ठीक है। तो वो आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश थी। उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था मद्रास से, ठीक है। जो तिलक थे उन्होंने शुरू किया था महाराष्ट्र के पुणे से, और एनी बेसेंट ने शुरू किया था मद्रास से। वही कब शुरू किया था? सितंबर 1916 में, पता होना चाहिए आपको। ये भी देख लेना कि किस एरिया में था, जो तिलक के एरिया को छोड़ के हर जगह था। इन्होंने भी 2 न्यूज़पेपर इशू किए थे, ये भी आपको याद होना चाहिए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है, एनी बेसेंट ने शुरू किए थे 2 न्यूज़पेपर। धीरे धीरे यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया था। तब अंग्रेजों ने, तो क्या हुआ था कि अंत में जो अंग्रेज है उन्होंने 1917 में, क्योंकि 1916 में शुरू हुआ है, और 1917 में स्वशासन या होम रूल की मांग को मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद ये जो होम रूल आंदोलन है धीरे धीरे कमज़ोर हो गया था, और 1917-18 में समाप्ति हो गया था, ठीक है। मतलब इतना ऐसा कोई इस आंदोलन का खास फर्क नहीं पड़ा था, खास इफेक्ट कोई नहीं हुआ था, ठीक है। अब आता है कांग्रेस का अधिवेशन 1916। यह भी 1907 की तरह इम्पोर्टेंट है। 1907 को आपको याद है, सूरत में अधिवेशन हुआ था, है ना। रास बिहारी घोष थे, उसके अध्यक्ष थे। नरम दल गरम दल 2 भागों में डिवाइड हो गया था। 1916 में क्या होगा, दोनों फिर से एक हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। जगह कहाँ पर? लखनऊ, आपको याद होना चाहिए। लखनऊ है 1916 में। AC मजूमदार थे, वो था 23वां अधिवेशन, ये हो जाएगा 31वां अधिवेशन, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं AC मजूमदार, याद कर सकते हो। इसमें क्या है कि कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हुई थी, और जो मुस्लिम लीग है वो भी अलग हो गई थी, तो सब एक साथ आ जाएंगे। याद कर सकते हो 1916 मतलब सो गया कोई आदमी, 16 क्यों चलो सो गया था? वो AC चला के, कोई मजदूर आदमी था तो AC मजूमदार, ठीक है, वो सो गया AC चला के, ठीक है। और अपना जब कोई आदमी सोता है तो सबसे प्यार से बातें करता है, झगड़ा नहीं करता, तो सब एक हो गए थे, ठीक है। याद कर सकते हो, थोड़ा माइंड में सेट रहेगा उससे। 1916 की बात है। AC मजूमदार थे चेयरमैन, लखनऊ में हुआ है। नरम दल और गरम दल के लोग एक हो गए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी साथ साथ आ गए थे, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये जो समझौता हुआ था, ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की सहायता से हुआ था। लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है, जैसे सूरत अधिवेशन को सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। यह कांग्रेस के 31वां अधिवेशन है। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार हिस्सा लिया था। क्वेश्चन बन सकता है, गांधी जी ने पहली बार जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? वो लिया था लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। उस समय राजकुमार शुक्ल एक बिहार के इंसान हैं। ये पहली बार गांधी जी से मुलाकात की थी, और जो शुक्ल है, तो पूछ लिया जाता है कि राजकुमार शुक्ल कहाँ के किसान थे? वो थे चंपारण, बिहार के, और इन्होंने ही आमंत्रण किया था बिहार में आने के लिए, क्योंकि उस समय चंपारण में कोई समस्या चल रही थी। याद होना चाहिए। अब 4 आंदोलन आएंगे। 1917 का है चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन का कारण क्या था? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आंसर जाता है नील की खेती थी। जो नील की खेती होती है, तो इसलिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था चंपारण में, ठीक है। यह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, क्योंकि इसके पहले गांधी जी ने आंदोलन साउथ अफ्रीका में किया था, जिस वजह से वो साउथ अफ्रीका की जेल में गए थे। भारत में पहला आंदोलन 1917 में हुआ है। 1915 में गांधी जी हैं भारत आए थे साउथ अफ्रीका से लौट के, जिस वजह से प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण गांधी जी पहुंच चुके हैं। कारण क्या है? नील की खेती।
ठीक है। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। इसी आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी थी, राजनीतिक गतिविधियां थी, उनकी शुरुआत कर दी थी। यह गांधी जी का भारत में सक्सेसफुल आंदोलन या मूवमेंट रहा था, ठीक है। और याद रहना चाहिए कि इसी आंदोलन की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस आंदोलन की सफलता पर दी थी? चंपारण की सफलता पर, जो किस कारण था? नील की खेती राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे, और पहला आंदोलन था ये गांधी जी का भारत में। दूसरा याद होना चाहिए 1918, मतलब सारे जो आंदोलन हैं एक एक साल के गैप में आए जा रहे हैं। 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे, ठीक है। तो अहमदाबाद मजदूर मेला आंदोलन आपको याद होना चाहिए, यह 18 में हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? प्लेग बोनस था, क्योंकि उस समय प्लेग बीमारी थी, वो फैल रही थी, तो मजदूर हैं उनको बोनस नहीं मिल रहा था। तो प्रमुख कारण यह था कि प्लेग बोनस मिलना चाहिए। यह आंदोलन भारतीयों का भारत के ही खिलाफ था, क्योंकि जो मजदूर थे उनका था अपने मालिक के प्रति, मालिक भी भारत का था और जो मजदूर थे वो भी भारत के थे, इसलिए भारतीयों का भारत के ही खिलाफ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। चंपारण में बिना भूख हड़ताल के काम हो गया था, लेकिन भूख हड़ताल का गांधी जी ने पहली बार प्रयोग कब किया था? अहमदाबाद मजदूर मेला आंदोलन में, जो 1918 में हुआ है, जिसका कारण था प्लेग बोनस ना मिलना, ठीक है। यह भी गांधी जी का भारत में सफल आंदोलन रहा और मजदूरों को 35% 35% बोनस मिल गया, ठीक है। तीसरा है खेड़ा आंदोलन, इंपॉर्टेंट है, 1918 में हुआ। इनका सीक्वेंस भी थोड़ा याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभार कि कैसे कैसे कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, क्या सीक्वेंस रहा है। खेड़ा आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन में है, इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? टैक्स कर। इस आंदोलन को कर नहीं आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब नो टैक्स आंदोलन, नो टैक्स मूवमेंट, ठीक है, कि हम टैक्स नहीं देंगे। ये इस आंदोलन का उद्देश्य था, पर्पस था। कौन सा आंदोलन? खेड़ा आंदोलन। यह भी गांधी जी का सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब रोल अटैक, काफ़ी कभी सुना भी होगा। जो जलियांवाला हत्याकांड होता है वो इसी एक तरह से इसी के तहत हुआ था। तो रोल अटैक है 1919 में हुआ था, याद होना चाहिए। और 1919 में ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। यह एक अधिनियम था जिसे अंग्रेजों ने, सर सिडनी रॉलेट ने 1919 में पेश किया था। याद होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। इस अधिनियम में, इस एक्ट में यह प्रावधान था कि भारतीयों को इस शर्त पर गिरफ्तार या अरेस्ट किया जा सकता है यदि वह क्रांतिकारी है। तो अगर कोई क्रांति कर रहा है तो उसको इसी बिहार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे अंधा कानून के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रॉलेट एक्ट, ठीक है, जिसमें क्रांतिकारी है, इस वजह से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा भारतीयों को, ठीक है। तो अब आएगा जलियांवाला हत्याकांड, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? याद होगा आपको कि भारत का पहला वायसराय तो था लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो जब कांग्रेस बनी थी उस समय था लॉर्ड डफरिन। जब दिल्ली दरबार लगा था, जब राजधानी बनी थी अपनी दिल्ली, तब था कौन सा? लॉर्ड हॉर्डिंग। जब बड़े बड़े होर्डिंग लग गए थे। इस तरह से आपको याद करनी है चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, कभी नहीं बहुत बार पूछ ली जाती हैं। तो जलियांवाला हत्याकांड है, इस समय वायसराय है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड कैसे याद कर सकते हो कि जो गवर्नर था उसने आदेश दिया था हत्याकांड के समय कि सबको फोड़ दो, जो भी मिले सबको फोड़ दो आप, तो याद कर लो चेम्सफोर्ड, वायसराय था चेम्सफोर्ड। इस हत्याकांड का प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के आधार पर, दो आदमी के नाम याद होना चाहिए, क्रांतिकारी थे, डॉक्टर सत्यपाल सिंह और डॉक्टर किचलू, ठीक है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इस वजह से ये यहाँ पर मीटिंग हो रही थी, बैसाखी का दिन था। तो एक ग्राउंड है, आप कभी अमृतसर गए होंगे, वहाँ पर देखा भी होगा, वहाँ पर गोलियों के निशान भी हैं। बगल में ही आपके जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, वो भी बना हुआ है। अच्छी फीलिंग आती है, कभी जाना आप शाम के टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या था कि गोलियों के निशान वगैरह सब चीज़ बनी हुई है अभी भी। तो यहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी, क्योंकि दो जो क्रांतिकारी थे, डॉक्टर सत्यपाल सिंह
और डॉक्टर किचलू, इन दोनों को रोलक एक्ट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। तो कैसे उनकी रिहाई करवाई जाए, इस वजह से यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, है ना। और उस दिन बैसाखी का दिन था, तो उस वजह से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे आपस में मिलने जुलने के लिए। अंग्रेज़ों को डाउट हुआ कि यह कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नफरत तो थी इंडियंस के लिए अंग्रेज़ों के अंदर, तो उन्होंने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। फिर वहाँ पर एक कुआं भी है, उस कुएं में लोगों ने कूद कूद के अपने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। कुछ को अंग्रेज़ों ने गोली मार दी थी, वो गोलियों से ख़त्म हो गए थे। तो बड़ा बहुत ही बुरा इंसिडेंट था वो, ठीक है। यह बाग पंजाब के अमृतसर में है। इस समय पंजाब का मतलब जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला, उस समय पंजाब का जनरल था माइकल ओ डायर। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इस घटना में हज़ारों लोग मारे गए थे। यह तो बस आंकड़ा था, मारे तो और भी ज़्यादा लोग गए थे, हज़ारों लोग घायल हुए थे। एक भारतीय थे उधम सिंह, आपने फिल्म देखी भी होगी, उधम सिंह आई थी। उन्होंने 1940 में बदला लेने के लिए इंग्लैंड में माइकल ओ डायर को मार दिया था, ठीक है। क्योंकि बताते हैं कि इन्होंने गोली चलवाई थी, ठीक है, तो मार दिया था इंग्लैंड में, ठीक है। 1940 में याद कर लेना कि माइकल ओ डायर को किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में मार दिया था, नाम आएगा उधम सिंह। फिर बनती एक कमेटी, उसका नाम है हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी में क्या है, इस कमेटी का निर्माण पहली बात तो वही 1919 में, याद होना चाहिए कि जलियांवाला हत्याकांड हो गया था उसके बाद में बनी है, 1919 में बनी है। क्यों बनी है, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड में जैसे जो अंग्रेज़ों ने फायरिंग की थी, जो गोलीबारी हुई थी, उसमें जो मौत हुई है, तो उसकी जांच करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कमी क्या थी, वही अंग्रेज़ों ने गोली चलवाई थी, अंग्रेज़ों की एक मीटिंग बनवा दी, कमेटी बनवा दी थी, तो कहाँ से कोई रिजल्ट निकल के आ पाएगा। तो इस कमेटी का निर्माण था, जलियांवाला हत्याकांड था उसकी जांच के लिए किया गया था, हंटर कमेटी का, याद होना चाहिए। इस कमेटी का चेयरमैन था लॉर्ड हंटर, नाम से दिख ही रहा है। हंटर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि माइकल ओ डायर भाई वो बेगुनाह है, निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। इस रिपोर्ट का कांग्रेस ने ज़बरदस्त विरोध किया था। कांग्रेस ने अलग से कमेटी का निर्माण किया था, उस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। यह भी आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस है। पहले जलियांवाला हत्याकांड हुआ है, उसके बाद में हंटर कमेटी बनती है अंग्रेज़ों की ओर से। जो इंडियंस थे वो सेटिस्फाई नहीं थे उस चीज़ से, इंडियंस ने खुद की एक कमेटी बना दी थी, उसका नाम है तहकीकात कमेटी, ठीक है, 1919 में। इस कमेटी का निर्माण कांग्रेस ने किया था। इस कमेटी के चेयरमैन थे मदन मोहन मालवीय, याद होना चाहिए आपको, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है PHU, उसकी भी स्थापना की है ना। मदन मोहन मालवीय है जिन्होंने तहकीकात कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इस कमेटी ने इस घटना में मरे हुए लोगों के लिए जो आर्थिक सहायता है, एक तरह से जो मुआवजा होता है, उसकी मांग की थी। इस बात को अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया। तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, देखो किस तरह चीज़ें सीक्वेंस में होती हुई जा रही हैं, है ना। रोलक एक्ट बना, उसके आधार पर जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। उसके बाद में हत्याकांड के बाद में एक हंटर कमेटी बनती है, अंग्रेज़ों की रिपोर्ट सही नहीं थी, तहकीकात कमेटी बना दी। तहकीकात के बाद में अंग्रेज़ों ने इनकी मांग को नहीं माना कि हम आपको, जिनकी मौत हुई है उनको आर्थिक सहायता नहीं देंगे। उस वजह से जो गांधी जी है उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 में, सुना भी होगा आपने। और 1930 में शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया है 1919 में। इसमें क्या खास बात थी, खिलाफत आंदोलन को जो मुस्लिम वर्ग है उसने प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू किया था। इसका भाई प्रमुख कारण क्या था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध के समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो तुर्की को तहस नहस कर दिया था अंग्रेज़ों ने, ठीक है। कहते हैं कि उस टाइम पे अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटिश है, वो काफ़ी अपनी चरम सीमा पर था। मतलब इसके अंडर में कई सारी कॉलोनी हुआ करती थी, कॉलोनी मतलब कई सारे देश हुआ करते थे। और अब इतना पावरफुल ये रहा नहीं, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि तुर्की को पहले विश्व युद्ध के बाद में तुर्की को भयंकर तरीके से, बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था, ठीक है। तो जो अपना खिलाफत आंदोलन है ना, 1919 में शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत की थी मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, दोनों नाम याद होने चाहिए।
कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने शुरू की थी। कुछ समय बाद गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। ठीक है, यह आंदोलन 1924 में समाप्त हो गया था, जब अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। याद है ना आपको कि खलीफा क्या होता है? जब पैगंबर साहब थे, उनकी मौत हो गई थी, तो दो भागों में डिवाइड हो गया था, शिया और सुन्नी। जो पैगंबर साहब के बाद जो गद्दी पर बैठे थे वो कहलाए खलीफा। ठीक है, तो तुर्की ने के जो खलीफा पद है उसको समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने, तब जाकर आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है, याद होगा खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शुरू किसने किया था? शौकत अली, मोहम्मद अली। ठीक है, अब आया असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। याद है ना आपको शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि जो तहकीकात कमेटी है उसमें हमारी जो मांग है उनको अंग्रेज़ों ने नहीं माना था कि हम तुम्हें आर्थिक सहायता नहीं देंगे जिनकी मौत हुई है जलियांवाला हत्याकांड में। तो असहयोग आंदोलन शुरू हो गया 1920 में। आपको याद होना चाहिए कब हुआ था, 1920 में। इस आंदोलन को गांधी जी ने शुरू किया था। यह आंदोलन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। आपको सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। ठीक है, उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 में। याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वाला, कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है 1920 में और नागपुर में हुआ है। और चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? वो है वीर राघवाचारी। याद कर सकते हो वीर से। ठीक है, नाग होता है सांप, वो वीर होता है, तो याद कर सकते हो नागपुर, वीर राघवाचारी और असहयोग आंदोलन। ठीक है, इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास हो गया था। मतलब एक चीज़ ऐसे मान लो, उस टाइम कोई भी जैसे आंदोलन या कोई मूवमेंट हुआ करता था तो पहले वो कांग्रेस में पास हुआ करता था, है ना, क्योंकि सब एक साथ ही काम किया करते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए थे सब लोग, क्योंकि ये तो इनको मालूम चल चुका था कि अकेले से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो ये कांग्रेस में पारित हो गया था कि आप असहयोग आंदोलन कर सकते हो। ठीक है, 1920 में। कहाँ पर? नागपुर में। अध्यक्ष कौन है? वीर राघवाचारी। शुरू किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी का यह आंदोलन अहिंसा पर आधारित था, क्योंकि गांधी जी आखिरी श्वास तक अहिंसा पर अड़े रहे थे, नॉन वायलेंस पर ही रहे थे। ठीक है, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन चोरी चोरा आंदोलन के बाद स्थगित कर दिया था। अब चोरी चोरा क्या सीन है? ठीक है, चोरी चोरा 1922 में हुई थी। एक घटना है जो गोरखपुर के पास एक जगह पड़ती है। ठीक है, मतलब गोरखपुर में ही होने को तो खैर, तो वहाँ पर ये हुआ था। वहाँ पर क्या किया था, कुछ लोगों ने क्या है, जो पूरा जो पुलिस थाना है, मतलब एक तरह से ब्रिटिश सिपाही है, उनको मार दिया था। ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ें थी। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया है 1920 में, बाद में स्थगित कर दिया या पोस्टपोन कर दिया था 1922 में। क्यों कर दिया था? क्योंकि उसी समय चोरी चोरा एक कांड हो गया था, एक घटना हो गई थी। चोरी चोरा यूपी के गोरखपुर में है। इस घटना से क्या किया कि एक जो 21 ब्रिटिश सिपाही हैं, 21 जो अंग्रेज हैं सिपाही थे, उनको मार दिया था। ठीक है, घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा या नॉन वायलेंस में यकीन करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने हिंसा कर दी थी, वायलेंस कर दी थी। इस वजह से गांधी जी हैं, उनको अपना आंदोलन है असहयोग, वो थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ गया। ठीक है, स्थगित कर दिया। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने गांधी जी के इस स्टेप का अपोज किया कि आप इसको पोस्टपोन क्यों कर रहे हो। अगर किसी ने मान लो अंग्रेज़ों को मार भी दिया तो मार दिया, गलती उनकी भी होती है। तो विरोध करने वाले कौन थे? जैसे CR दास थे, मोतीलाल नेहरू जो पिताजी हैं जवाहरलाल नेहरू के, साथ साथ जवाहरलाल नेहरू भी थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे। ठीक है, इसलिए कुछ समय बाद कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने स्वराज पार्टी का निर्माण किया था। बात समझ में आई? स्वराज पार्टी क्यों बनी थी? क्योंकि असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा कांड की वजह से कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। इस बात से नाखुश थे, खुश नहीं थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये नाम थे कुछ कुछ। ठीक है, इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली थी, उसका नाम था स्वराज पार्टी। ध्यान रखना 1923 में बनी है, याद होना भी चाहिए, क्योंकि 1922 में जब चोरी चोरा कांड हुआ है उसी के बाद में स्वराज पार्टी बनी है, तो माइंड में रहना चाहिए कि स्वराज पार्टी 1923 में बनी है। स्वराज पार्टी का निर्माण असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था, पता है आप सभी को ये। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर मेंबर थे दो, मोतीलाल नेहरू और CR दास। याद रहेगा भी, क्योंकि स्वराज पार्टी बनाई इसलिए गई थी क्योंकि वो खुश नहीं थे गांधी जी के उस स्टेप से कि आपने पोस्टपोन क्यों किया है। और खुश कौन कौन नहीं था? CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की तो उस समय उम्र थोड़ी कम थी,
सीनियर कौन थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास। इस वजह से यह उसके फाउंडर मेंबर थे, मतलब एक तरह से संस्थापक सदस्य थे। ठीक है। मोतीलाल नेहरू को इस पार्टी का महासचिव या जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। ठीक है। CR दास इस पार्टी के चेयरमैन थे, याद होना चाहिए, है ना। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, वो थे CR दास। ठीक है। CR दास के बारे में थोड़ा सा देख लेना। यह कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष भी बने थे 1922 में, गया पड़ता है बिहार में। ठीक है। तो CR दास 1922 गया अधिवेशन में एक बार कांग्रेस के चेयरमैन या अध्यक्ष भी रहे थे। लेकिन ये जो पार्टी बनी है स्वराज, यह जल्दी ही ख़त्म हो गई थी। ख़त्म क्यों हो गई थी, क्योंकि CR दास की हो गई मौत। चेयरमैन थे, उनकी 1925 में अचानक से मौत हो जाती है। इसलिए यह जो पार्टी है धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और 1925-26 में इसे ख़त्म करना पड़ गया था। ठीक है। पर आपको याद रहना चाहिए स्थापना किसने की है, चेयरमैन कौन था, जनरल सेक्रेटरी या महासचिव कौन था। ठीक है। और CR दास हैं, वो कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, याद रहेगा, गया में 1922 में रहे थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में। ठीक है। उसके बाद में है साइमन आयोग, साइमन कमीशन, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था, इंपॉर्टेंट है। सुना होगा ना आपने, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। तो वही था ये साइमन आयोग, जिसमें जो अपने लाला लाजपत राय हैं उनके सिर पर लाठी मार मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। तो साइमन कमीशन है, साइमन आयोग है, 1928 में आया था। यह आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 में आया था। इस आयोग का चेयरमैन सर जॉन साइमन था, नाम से याद हो ही जाएगा आपको। इस आयोग में 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे, और सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे, क्योंकि उस समय जो इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी, उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। इस बात का हमने विरोध किया था और इसके खिलाफ साइमन वापिस जाओ, साइमन गो बैक का नारे लगाए थे। ठीक है। अब चूँकि उस समय जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश हमारे इंडिया में हुआ करता था, तो फिर जो लाला लाजपत राय हैं वो उस समय लाहौर में थे। ठीक है। तो जब यह आयोग साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, तो लाहौर में जो अपोज है, विरोध करेंगे लाला लाजपत राय हैं, क्योंकि वो सीनियर लीडर हुआ करते थे। ठीक है। और इनकी फिर सिर पर लाठी मार मार के इनकी मौत कर दी गई थी, इनको मार दिया गया था, है ना। तो 1928 में इनकी मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद में साइमन कमीशन इंग्लैंड वापस चला गया था और इसने ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। और इसकी रिपोर्ट के बाद ही राउंड टेबल या गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में हर एग्जाम में पूछा जाता है राउंड टेबल के बारे में। ठीक है। तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा कि राउंड टेबल की जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, उसकी स्थापना कब हुई थी, जब साइमन कमीशन आया था। जो लाजपत राय हैं उनको मार दिया गया था। ठीक है। 3 गोल में सम्मेलन होते हैं, कहाँ हुए थे, कौन कौन नहीं गया था, कौन गया था, कैसे गए थे, सब चीज़ें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम देखेंगे उसको भी। इसके बीच में रिपोर्ट आती है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट, पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू मत समझ लेना, ये है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। ठीक है, फादर। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। पूछ लिया जाता है नेहरू रिपोर्ट कब आई थी और किसने पेश की थी। मोतीलाल नेहरू ने की थी, 1928 में की थी, है ना। इस समय अंग्रेज़ों से हमने स्वराज की मांग की थी, हम हमारा खुद का राज करेंगे। ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों ने स्वराज की जो मांग है उसको लागू नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नेहरू रिपोर्ट के साथ साथ 14 सूत्री कार्यक्रम पेश कर दिया था, जिसमें अलग से जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की मांग को मंजूरी मांगी थी कि हमें हमारा अलग से मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान देश चाहिए। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के साथ साथ याद होना चाहिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, मोतीलाल नेहरू ने पेश की है, अंग्रेज़ों ने मना कर दिया, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना भी 14 सूत्री कार्यक्रम जिसमें अलग से पाकिस्तान देश बनाने की मांग थी, उसको भी उसमें रखा गया था। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट है, मोतीलाल नेहरू ने पेश की है। अगले ही साल 1929 में एक मांग और उठती है जो उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी, वो थी पूर्ण स्वराज की मांग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कौन से सत्र में या कौन से अधिवेशन में चेयरमैन रहे थे, कौन सा सन था, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, कौन सी नदी के पास पड़ा था और उसमें कौन सी मांग को
सबसे ज़्यादा मांगा गया था। वो थी पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 में जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके द्वारा लाहौर में हुआ था, याद रहना चाहिए, लाहौर में हुआ था। नदी कौन सी पड़ती है लाहौर में? रावी नदी किनारे, नदी है रावी किनारे। लाहौर में अधिवेशन हुआ है 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग को अपने मतलब एक तरह से कि मांगा गया है कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, यह कांग्रेस का 44वां अधिवेशन था, यह भी आपको याद होना चाहिए। 44वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, कौन अध्यक्ष था, सब पूछ लिया जाता है। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में हमने पहली बार अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसी अधिवेशन में हमने पहली बार हमारा अपना तिरंगा झंडा है वो फहराया था। क्वेश्चन बनता है कि तिरंगा झंडा हमने पहली बार कब फहराया था? तो आंसर जाता है 31 दिसंबर 1929 को। 1929 को याद कर लेना। उस समय हमारा जो कांग्रेस का अधिवेशन है लाहौर में हो रहा था, 44वां अधिवेशन था। चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग को मांगा गया था। ठीक है, इसी अधिवेशन में हमने निश्चित किया था कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे। और पहला स्वतंत्रता दिवस है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। आज़ादी के बाद 26 जनवरी की तारीख गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसे एक चीज़ हमको थोड़ा सा माइंड लगाएं, थोड़ा सा सोचें तो हमको समझ में आएगी। जैसे अभी हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अगर हम कभी इतिहास में जाके देखें तो मुझे नहीं लगता कि 26 जनवरी को ऐसा कुछ हुआ है ना, कि हम इस दिन कुछ मनाएंगे, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त को। हमारा संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर को। मतलब 26 जनवरी ऐसी कोई भी डेट नहीं थी कि हमें कुछ मनाने की ज़रूरत पड़ती है अलग से। लेकिन वो इसलिए ही मनाया जाता है क्योंकि 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, जब पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था, तो उसी समय हमने सोच लिया था कि हम 26 जनवरी को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो देश आज़ाद 15 अगस्त को हुआ था, लेकिन जब हम उस चीज़ को कह चुके थे, हम अपनी बात को बोल चुके थे कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इस वजह से ही आज हम 26 जनवरी को इतना प्रेम से, इतने इज्जत के साथ याद रखते हैं। ठीक है, और पहली बार स्वतंत्रता जो दिवस है इंडिपेंडेंस का, वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, याद होना चाहिए चीज़। फिर आती है दांडी यात्रा, इम्पोर्टेंट है, आपने सुना भी होगा, ये भी 1930 में हुई थी। दांडी यात्रा गांधी जी ने शुरुआत की थी, पता है आप सभी को। इस यात्रा का प्रमुख कारण क्या था, यह यात्रा शुरू क्यों हुई थी? इसका कारण था नमक पर जो टैक्स होता है, कर है वो। हमने कहा था कि हम नमक पे कर नहीं देंगे, अंग्रेज कह रहे थे कि हमें नमक पे टैक्स चाहिए। इस वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने अपनी यह यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू की थी। याद है ना आपको, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने, शुरू में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू की थी गांधी जी ने। के साथ में इस यात्रा में 78 लोग और थे, याद करो तो ठीक। इस यात्रा का अंतिम स्थान दांडी था। ठीक है, इसलिए इसको दांडी यात्रा कहते हैं, जो कि गुजरात के नवसारी ज़िले में है। साबरमती से, थोड़ा याद कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साबरमती से दांडी के बीच कितनी दूरी है। वो थी 240 मील, 240 माइल्स, और उसमें 24 दिन का समय लगा था। गांधी जी दांडी 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। आप जो डेट है इसको याद मत रखना, पर यह याद रखना कि 1930 में नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा हुई थी। क्यों हुई थी? नमक के जो कर है, टैक्स को लेकर हुई थी। तो गांधी जी ने खुद ने वहाँ पर नमक बना के नमक कानून तोड़ दिया था। ठीक है, कि अब हम नमक पे कोई भी टैक्स नहीं देंगे, और जिस मांग को बाद में मान लिया भी जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1930 में हुआ था। इसका मीनिंग क्या था कि हम इज्जत के साथ कह रहे हैं कि अब आके हम कोई भी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण था ब्रिटिश कानून को तोड़ना था, कि हम तुम्हारे कोई भी कानून नहीं मानेंगे। 2 चरण हुए थे इस आंदोलन के। ठीक है, देखेंगे कौन कौन से किस किस तरह से चीज़ें हुई थी।
पहला तो वही था जब गांधी जी ने अपना नमक बनाया था खुद का, तो नमक कानून तोड़ के इसी एक तरह से आंदोलन को शुरुआत कर दिया था कि देखो हमने तुम्हारा कानून नहीं माने, हमने हमारा नमक खुद बना लिया। यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब से मैंने कहा था कि बीच में गोलमेज सम्मेलन की बात आई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आई थी। ठीक है, जिसमें जो साइमन कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट इंग्लैंड जाकर सौंप दी थी। उस वजह से ही उसके बाद में ही जो गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, सब चीज़ देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है चीज़ को। पहली बात तो जो गोलमेज सम्मेलन है उनकी संख्या 3 है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों ही इंग्लैंड के लंदन शहर में हुए थे। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कहाँ हुए थे, लंदन में हुए थे। प्रधानमंत्री कौन था, इंपॉर्टेंट है, उस समय था रैमजे मैकडोनाल्ड। याद कर सकते हो इस चीज़ को। जो डोनाल्ड आता है, जो अपना जो कि मैकडोनाल्ड है, याद कर लो कि कोई आदमी वहाँ पर क्या है कि बर्गर खा रहा है, पिज्ज़ा खा रहा है, सब चीज़ें खा रहा है। एक कॉन्फ्रेंस लगी हुई है, कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है, गोलमेज में, ऐसे याद कर सकते हो। और इंग्लैंड का राजा है जॉर्ज पंचम, ये भी आपको याद होना चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं, इसमें आप थोड़ा यह देख लेना कि यह कब कब हुआ है, मतलब इनके जो सीक्वेंस है थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, जैसे 1930 में से लेकर लास्ट के 1930 नवंबर से लेकर जनवरी 1931 में हुआ था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने भी हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिजी थी। याद है ना आपको, 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। इसी समय गोलमेज सम्मेलन है, यह भी शुरू हो गया है। इसलिए इसमें गांधी जी नहीं गए, कांग्रेस नहीं गई, तो ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं रहा। क्योंकि एक्चुअली ये जो मीटिंग हो रही है, जो अपनी गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये इसलिए करवाई गई थी कि हम जो इंडियंस हैं उनके नेताओं से बात कर सकें कि आपको क्या क्या समस्या हैं, आपके यहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस वजह से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस के बाकी लीडर्स थे, वो बिजी थे और चीज़ों में, इस वजह से पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। याद रखना, बस एक थे भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। फिर इसके बाद में आता है, इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। याद होना चाहिए, गांधी इरविन पैक्ट कब आया था, 1931 में आया था, पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद आया था। ठीक है, यह समझौता गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। इसी तहत अंग्रेजों ने नमक कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और गांधी जी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। तथा इसके बाद गांधी जी जो दूसरा कॉन्फ्रेंस हुई थी, दूसरा सम्मेलन हुआ था, किसका, गोलमेज का, राउंड टेबल का, उसमें भाग लेने गए थे। क्योंकि एक तरह से इसमें जो इरविन है, जो अंग्रेज़ों की ओर से था, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से था, उन्होंने गांधी जी की बात मान ली थी कि ठीक है, अब तो नमक पे कर मत देना, टैक्स मत देना, लेकिन तुम गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लो। फिर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए चले गए थे। ठीक है, याद कर लेना, सितंबर 1931 और दिसंबर 1931 तक रहा था। सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है, फिर हुआ है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में जब नमक पे टैक्स को हटा दिया, गांधी जी थोड़ी सी बात मान गए थे। सेकंड जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भाग लेने के लिए चले गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है भीमराव अंबेडकर जी ने। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे इंग्लैंड, कहाँ पर, लंदन में। कौन से जहाज़ से गए थे, वो था SS राजपुताना जहाज़। गांधी जी के साथ में इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू भी थी, एनी बेसेंट भी गए थे। ठीक है, इस सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर थे, जो सभी हिस्सों में जिन्होंने भाग लिया था। और यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी एक असफल सम्मेलन, या फिर कहूँ अनसक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रही थी। इस सम्मेलन के बाद में गांधी जी भारत आ गए थे। अब भारत में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू कर दिया था, जिन्होंने जो गांधी इरविन पैक्ट के बाद में जब नमक कर को मान लिया था कि आप मत भरना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन सेकंड जब कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए तो गांधी जी को दिखा कि कुछ खास तत्व वाली बात नहीं है, इन्होंने फिर से इस आंदोलन को शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर आता है कम्युनल अवार्ड, उसको बोलते हैं सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, 1932 में हुआ था। यह एक कानून था, और ब्रिटिश PM कौन चला आ रहा है, रैमजे मैकडोनाल्ड चला आ रहा है। उसने 16 अगस्त 1932 को पेश किया था, इसलिए इस कानून को मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लेना। इस अवार्ड में क्या था,
कि जो भारतीय दलित वर्ग है, जो दलित है, उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। याद है पहले भी आया था, कौन सा मार्लिमेंटो करके आया था, तो मार्लिमेंटो ने कहा था कि जो माइनॉरिटी है ना, एक तरह से जो मुस्लिम वर्ग है, उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान रखा जाए। अब आया है दलितों की बात करने के लिए आया है कौन, मैकडोनाल्ड है, जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो दलित वर्ग हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान रखा जाए। अब जहाँ बात आएगी दलितों की, तो फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, वो भी आएंगे। उसके बाद हो गया पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट क्या था, इंपॉर्टेंट याद रखना। यह भी भीमराव अम्बेडकर है और महात्मा गांधी उनके बीच हुआ था और 1932 में हुआ है। ठीक है, याद करना आपको। पहले में तो हो गया गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद हुआ है गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, उसके बाद में होता है आपका सेकंड कॉन्फ्रेंस। सेकंड कॉन्फ्रेंस के बाद में होता है पूना पैक्ट। याद होना चाहिए आपको, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस पूछते हैं और यह भी पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ है, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, क्योंकि पुणे में हुआ था, इसलिए इसको नाम दे दिया पूना पैक्ट। ठीक है, तो इस समझौते के माध्यम से अलग से निर्वाचन क्षेत्र को लागू नहीं किया गया था, लेकिन दलितों की जो सीट है, जो आरक्षित सीट होती है, जैसे आज भी तुम देखोगे जो एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं या पार्षद चुनाव होते हैं, सीटें फिक्स होती हैं कि एससी की इतनी सीट है, एसटी की सीट इतनी है ना। तो उस तरह से चीज़ें तब भी थी, वही चीज़ें चली आ रही हैं। दलित हैं, उनकी कुछ सीटें फिक्स थी, रिजर्व थी, उनको बढ़ाकर 71 से 147 147 कर दिया गया था। याद रहेगा, पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। फिर आ गया थर्ड गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या खास बात थी, अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। अम्बेडकर जी एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सभी सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, गांधी जी ने भी भाग नहीं लिया, मतलब गांधी जी सिर्फ सेकंड वाले में भाग लेने के लिए गए थे, इसलिए यह आंदोलन फिर से अनसक्सेसफुल रहा, असफल रहा। गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया था, हम पहले देख चुके हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में जाकर ख़त्म किया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक और अधिनियम पेश किया था, उसका नाम था भारतीय शासन अधिनियम 1935, जिसके जो कानून है, या मैं कहूँ एक तरह से जो संविधान बना है हमारा, तो हमारे संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें से 2/3 अनुच्छेद हैं, 60 से 70% अनुच्छेद यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, 1935 से। ठीक है, तो जब बात नहीं बनी गोलमेज सम्मेलन से, तो अंग्रेज़ों ने एक अधिनियम पेश किया, एक एक्ट पास किया, उसका नाम है भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है, यह अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था और इसमें यह प्रावधान था कि अब भारत में चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद करना है इस चीज़ को। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था। इसके अंतर्गत यह प्रोविज़न था, यह प्रावधान था कि भारत में अब चुनाव कराए जाएंगे, इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और चुनाव शुरू कब हुए, 2 साल बाद 1937 में। ठीक है, तो बाकी काम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी कि चीज़ें हमारी किस तरह जा रही हैं। ठीक है, कि हमारा पहले ये ऐसे होता है, फिर ये आंदोलन छिड़ा, उस आंदोलन में बात नहीं बनी तो ये हो गया। सब बातें एक कहानी की तरह आप सुनते जाइए, माइंड में सेट रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहेंगी। आपकी और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दी गई है, वहाँ जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं।